हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सेंसस 2011 के आखिरी कुछ टॉपिक्स बचे हैं उन्हें कवर आउट करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की, और पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि जनसंख्या नीति के बारे में हम पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, वो किस कारण से होती है। याद कीजिए, हम लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी है, जहां पर हमने पढ़ा था कि पहले क्या होता था, बर्थ रेट और डेथ रेट जो रहती है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर समान रहती है, और उसके बाद क्या होता है, जो मृत्यु दर है बहुत तेजी से गिर जाती है और धीरे से कांस्टेंट हो जाती है। वहीं पर मृत्यु दर के गिरने के 3 से 4 दशक कम से कम बाद क्या होता है, जो बर्थ रेट यानी कि जन्म स्तर जो है धीरे से नीचे गिरने लगता है। फिर जाके अंतिम पर यहां पर क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है, यानी कि ना जनसंख्या बढ़ती है ना घटती है। ये एक बेसिक चीज है, हमने पढ़ा है। अब देखिए, इसी फेस में जब ये जो है बर्थ रेट है, जन्म दर है, और ये जो है डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट ज्यादा तेजी से हो रही है और बर्थ रेट ज्यादा तेजी से गिर गई है, डेथ रेट, और बर्थ रेट कम तेजी से गिरी है। इसी फेज में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ती है और जनसंख्या का विस्फोट इसी पीरियड में होता है, ये हमने देखा है। तो यानी कि हमें जब नेचुरल रेट पर जनसंख्या की वृद्धि को पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंडिकेटर पढ़ना पड़ेगा, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर को पढ़ना पड़ेगा। और इनसे रिलेटेड जितने भी अदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है जन्म दर के बारे में। सिंपल शब्दों में बात करें तो जन्म दर होता क्या है, बर्थ रेट क्या है। अब देखिए, कोई भी जैसे एक एरिया अपन मानते हैं, ये एक एरिया है, हमने इस एरिया में एक समय में बांध लिया। वो समय सीमा कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1 महीना हो सकती है, वो हो सकता है 3 महीना हो सकती है, या हम हो सकता है 1 साल हो सकती है, या जितना भी हम चाहें उस समय में हम देखेंगे कितने नए जो हैं बच्चे पैदा हुए। अब इसको हम कंपेयर करेंगे टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम देखेंगे 1000 जो लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी अपेक्षा कितने नए बच्चे पैदा हुए। तो ये जो होता है, ये होता है जन्म दर, यानी कि 1000 जनसंख्या, 1000 लोगों के कंपैरिजन में कितने नव बच्चे पैदा हुए हैं, वो ही हमें निकालना रहता है। यानी कि इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ बर्थ्स दैट टेक प्लेस in a particular period, time period, in a given area out of the total population living in that area, calculated in denomination of 1000। सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसी को, इस इंडिकेटर को जो हम कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, यानी कि अशोधित जन्म दर। अशोधित क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा क्रूड फिगर है। क्रूड फिगर क्यों होगा, क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। 1000 में सारे कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, जिसमें कुछ होंगे चाइल्ड, कुछ होंगे ओल्ड पीपल, कुछ होंगे मेल, कुछ होंगे फीमेल। तो एक्चुअली पैदा कौन करेंगी, सिर्फ और सिर्फ फीमेल, लेकिन हम किसके कंपैरिजन में ले रहे हैं, सारी जनसंख्या के कंपैरिजन में। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्रूड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान इंडिकेटर है। अब देखिए, यदि हम हर इंडिकेटर को क्लासिफाई करते जाएं कि सिर्फ फीमेल होनी चाहिए जो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो वो डेटा निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो डेटा इजीली अवेलेबल नहीं रहता है। इसीलिए क्रूड बर्थ रेट को यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होगा, यानी कि कितने लाइव बर्थ्स हुए जिस भी समय में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए हम एक साल में निकाल रहे हैं, तो एक रीजन में 1 साल में कितने नए बच्चे पैदा हुए, और हम इसको किससे डिवाइड करेंगे कि टोटल उस साल में कितनी जनसंख्या थी। अब कितनी जनसंख्या करने के लिए हम कोई पर्टिकुलर समय लेते हैं, उस पर्टिकुलर समय में मेनली हम
मिड ईयर की पॉपुलेशन ले लेते हैं और इसको यदि हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अशोधित जन्म दर। सिंपल सी बात है, कोई भी ज्यादा इसमें है नहीं। तो बर्थ रेट क्लियर हो गया, कैसे निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है फर्टिलिटी रेट यानी कि सामान्य प्रजनन दर। इसे कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए और कितने कितने हैं जीवित भी हैं। लाइफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विमेन चाइल्ड बेयरिंग एज इन द चाइल्ड बेयरिंग एज। यानी कि अब देखिए वहां पर हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का इंडिकेटर लिया था, लेकिन फर्टिलिटी रेट में हमने क्या किया, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऐसी महिलाएं जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है। नॉर्मली रिप्रोडक्टिव फेज को 15 से 50 तक कंसिडर किया जाता है। इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये जो आता है नॉर्मल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो एक क्षेत्र में कितने बच्चे पैदा कर रही हैं, ये सिंपल सी बात है। अगला एक जो आता है वो आता है टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी हुई है पहले। कुल प्रजनन दर क्या होता है कि यदि आप मान लीजिए एक महिला है अपने पूरे के पूरे प्रजनन पीरियड में यानी अपने पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में, नॉर्मली जो रहता है 15 से 49 ईयर्स में, यदि हम एक कल्पना करते हैं ये पूरे के पूरे इस प्रजनन पीरियड में ये महिला जीती है और उस पीरियड में ये कितने ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, कितने बच्चे पैदा करेगी, वो डिफाइन होता है टोटल फर्टिलिटी रेट से। अब देखिए होता क्या है, आमतौर पर यदि हम एक बात समझे तो एक जो मेल होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, यानी कि दोनों कितने हो गए, टोटल मिला के ये 2 लोग हो गए। यदि इनके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, इनसे मिलकर 2 बच्चे होते हैं, एक ए और एक बी, तो टोटल कितने हो गए, यहां पर भी 2 हो गए, 2 इंडिविजुअल्स यहां पर, अगली जनरेशन में कितने इंडिविजुअल हो गए, 2 इंडिविजुअल। तो यहां पर जनसंख्या क्या रही, बराबर रही। तो इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब क्या हुआ, जितने लोग पहले थे उतने ही नए जनरेशन में भी उतने ही लोग रहे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं थ्योरी में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पर क्या होता है, हर जो बच्चा पैदा होता है स्टार्टिंग के कुछ साल में उसकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, बहुत सारी बीमारियों से वो एक्सपोज हो जाता है, तो 2 बच्चों में से कुछ बच्चे सरवाइव नहीं कर पा जाते हैं। इसी वजह से जो TFR माना जाता है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, यदि ये 2.1 का है तो माना जाता है कि रिप्लेसमेंट लेवल अचीव हो जाता है। यानी कि एक महिला का यदि 2.1 बच्चे होंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट लेवल पॉपुलेशन की बनी रहेगी। अब सवाल ये कोई पूछ सकता है सर 2.1 बच्चे कैसे होंगे, अरे बाबा 2.1 नहीं होगा, लेकिन एक इंडिविजुअल की यदि हम बात करें तो वो पॉइंट में ही आएगा। हो सकता है किसी महिला के 4 बच्चे हो, किसी के 1 हो, तो एवरेज तो कम हो गया ना, 3 से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कितने अदर फैक्टर्स यदि हम लेते हैं। तो ऐसे में ये एवरेज वैल्यू निकाली गई है 2.1, यानी कि पूरे एवरेज की हम बात करते हैं 2.1 को वैश्विक स्तर पर क्या माना गया है, रिप्लेसमेंट लेवल की फर्टिलिटी रेट। यानी कि 2 बच्चे करीब रहे और थोड़े से कुछ लोगों के ज्यादा रहे तो क्या होगा, समाज किस में रहेगा, रिप्लेसमेंट लेवल पर रहेगा। तो ये जो रहता है ये है कुल प्रजनन दर। दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया। यदि हम जन्म दर की बात कर रहे हैं, बर्थ रेट की, तो हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे कंसर्न पैदा हुए उससे कंसर्न है। लेकिन यदि हम प्रजनन दर की बात कर रहे हैं तो हम महिलाएं के कितने बच्चे हुए उससे कंसर्न है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इंडिकेटर से जाने के पहले हम डेथ रेट पढ़ लेते हैं। डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर। तो जैसे कि हमने बर्थ रेट निकाला वैसे ही हम डेथ रेट भी निकाल सकते हैं, यानी कि कितने जो होंगे लोग की डेथ हुई एक साल में या कोई भी समय पीरियड ले सकते हैं एक गिवन एरिया में, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन उस क्षेत्र की, जो हम नॉर्मली कौन सी लेते हैं, मिड ईयर की पॉपुलेशन,
और इसे हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू किस में आती है, 1000 लोग में कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई एक क्षेत्र में एक साल में नॉर्मली। अब देखिए होता क्या है, यदि हम डेथ की बात करें, ठीक है, तो मुख्यतः जो डेथ होती है किन किन लोगों की होती है। नॉर्मली यदि आप नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ और इस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, तो जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहले चिल्ड्रन जो लेस देन 5 इयर्स होते हैं, इसमें भी एक पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं जो शिशु होते हैं लेस देन 1 ईयर, इन्फेंट कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा जो आती हैं वो विमेन या मदर्स जो अभी अभी बच्चा दी हैं, जिन्होंने रिसेंट टाइम पर बच्चा दिया है, तो उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है, तो ऐसी मदर भी डेथ कई बार हो जाती है। और तीसरे नंबर पर जो रहता है वो रहते हैं ओल्ड एज पीपल। ये 3 सबसे ज्यादा डेथ के लिए रहते हैं। अब जो ओल्ड एज रहती है इसमें क्या रहता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल है, जब इंसान पहले बच्चा रहता है, फिर युवा, फिर वृद्ध होता है और फिर फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो हम जब पॉपुलेशन पॉलिसी में बात करते हैं तो इनकी भी बात करेंगे, लेकिन मुख्यतः हम किनकी बात करेंगे, इन दोनों की पॉपुलेशन को हम यदि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा प्रोवाइड कर दें तो इनकी जो डेथ रेट है हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जैसे ही डेथ रेट कम होने लगती है तो क्या होता है, धीरे धीरे बर्थ रेट भी कम होने लगती है। यानी कि यदि एक महिला है, एक फीमेल है, या एक फैमिली में यदि आप देखोगे, पहले मान लो 10 चिल्ड्रन होते थे, उस 10 चिल्ड्रन में से 5 बच्चे मर जाते थे स्टार्टिंग में, तो 5 चिल्ड्रन जो है रिमेनिंग रहते थे। अब आज की डेट में क्या है, लोग 3 बच्चे कर रहे हैं, उसके भी 2 बच्चे बच गए, तो अब जो बचे हुए बच्चे हैं एक तरीके से सिक्योर है। इस वजह से क्या हो रहा है, डेथ रेट कम होने से एक इंश्योरेंस मिल जाती है कि अब हमें और ज्यादा बच्चे करने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे जन्म का जो दर रहता है वो भी कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी में यदि हम आगे बात करते हैं, तो हम जब डेथ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर होते हैं वो बच्चों के होते हैं और ऐसी महिलाएं जिन्होंने अभी अभी जन्म दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर। तो जैसे हमने मृत्यु दर निकाला वैसे ही हम निकालेंगे, लेकिन हम किसकी बात करेंगे कि कितने बच्चों की डेथ हुई है। तो बच्चों की डेथ यानी कि कौन सी एज ग्रुप, हम इन्फेंट का ले रहे हैं। इन्फेंट मतलब होता है 1 साल से छोटी उम्र वाला, ठीक है। कितने चिल्ड्रन की जो 1 साल से छोटे हैं उनकी डेथ हो गई, लेकिन हम टोटल आबादी नहीं लेंगे, कितने जिंदा बच्चे पैदा हुए थे इसी समय में, और इसे हम किससे 1000 से गुणा कर देंगे। ये सारे फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। चाइल्ड इसमें क्या जाना चाहता है, लेस देन 5 इयर्स, ठीक है, यानी कि 0 से 5 साल के बीच में कितने बच्चों की डेथ हो गई। तो हम क्या फिगर कंसिडर करेंगे, कितनी डेथ हुई अंडर 5 इयर्स डिवाइडेड बाय कितने बच्चे पैदा हुए हैं जो जीवित रहे इस समय के बीच में, और इसे हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, यानी कि बाल मृत्यु दर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम यदि बात करेंगे, हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु रेट। कितनी जो महिलाएं हैं जो अभी अभी बच्चा पैदा करी और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यदि हम इसको करते हैं तो कितनी मदर्स जो हैं जिंदा बच्चा पैदा करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर जो हम फैक्टर लेते हैं वो 1 लाख लेते हैं, 1000 नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा लेते हैं मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ डेथ्स जो प्रेगनेंसी के समय हो जाती है किसी भी साल में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है। अब हो सकता है ये जो डेथ हो गई माता की, ये प्रेगनेंसी के पहले हो जाए, डिलीवर करने के पहले हो जाए, ड्यूरिंग हो जाए, या
1 मंथ आफ्टर द डिलीवरी हो जाए, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? मैटरनल मोर्टालिटी रेट में आएगा। बात समझ में आई? अब प्रश्न ये उठता है कि सर जब सारे को हम 1000 की पॉपुलेशन में ले रहे थे तो हम इसे 1 लाख की पॉपुलेशन में क्यों ले लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिगर कम रहता है, ठीक है, इस वजह से हम लेते हैं। समझेंगे इस बात को। तो यदि हम देखें मैटरनल मोर्टालिटी रेट की, तो 1 लाख में ये फिगर कितना था? 2014 के आसपास था ये 130, और अब ये घटकर कितना हो गया है? 100 से भी कम। यानी कि 1 लाख जो लिविंग बर्थ होते हैं भारत में, उसमें में से 100 के आसपास जो मदर रहती है उनका जो हो जाता है देहांत हो जाता है, वो प्रेगनेंसी के समय या आसपास वो एक्सपायर हो जाती हैं। बात समझ में आई? अब यदि ये 1 लाख में 100 है तो इसी वजह से इसको 1 लाख में किया गया है। यदि हम यहां पे 1000 ले लेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, जो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, इस वजह से ये किया जाता है। बात समझ में आई? तो भारत के जितने भी ये सारे इंडिकेटर्स हैं वो आप देखोगे लगातार नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सारे का हम एक बार फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट हमने देखा 1000 लोगों में जो पॉपुलेशन है उसमें कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो आज की डेट में 20 के आसपास है, ठीक है। वहीं पर यदि हम मोर्टालिटी रेट देखें तो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है वो 32 है, 1 साल के अंदर जो मोर्टालिटी रेट रहती है वो 28 है, ठीक है। ये सारे जो फिगर हैं आपको ध्यान रखना है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी कि कुल प्रजनन दर, वो कितना है? 2.0। हमने क्या बात किया? रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है? 2.1। यानी कि ये जो भारत का कुल प्रजनन दर है वो क्या हो चुका है? रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। यानी कि आगे आने वाले कुछ समयों में क्या होगा? जो भारत की जनसंख्या की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ये जो हम लगातार बात करते रह रहे हैं, ये वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। भारत में आगे कुछ दशक के बाद जनसंख्या की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नए बच्चे पैदा होने की दर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। बात समझ में आई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि हम बात करते हैं, एक एक इंडिकेटर्स को हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जैसे कि मैंने आपको बताया 28 के आसपास हो गई है, ये लगातार नीचे हो रही है। जितने भी मृत्यु दर हैं वो लगातार घटते जा रही है। ऐसा घटने का कारण क्या है? डेथ रेट, मृत्यु दर क्यों गिर रही है? सबसे पहले यदि हम बात करें, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जो है ज्यादा अच्छा किया जा रहा है। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इन आंगनवाड़ी में क्या दिया जाता है? महिलाओं को अच्छा पौष्टिक भोजन दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पौष्टिक जैसे दूध दिया जाता है, अंडा दिया जाता है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम हम लास्ट में एक साथ करेंगे तो आप उससे कर लेना, यहां पर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो क्या किया जाता है? हमें पॉपुलेशन पॉलिसी, आगे आज ही हम पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत क्या किया गया है? बहुत ज्यादा जागरूकता लाई गई है। जागरूकता किस चीज में? कि 2 बच्चों के बीच में एक सिग्निफिकेंट समय होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है? महिलाओं के जो पोषण के लिए ध्यान दिया जाए, अनीमिया के टैबलेट्स दी जाती है, जितनी भी फॉलिक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के भी अवेलेबिलिटी कराई गई है। तीसरी चीज यदि हम बात करें तो हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट ज्यादा अच्छा किया गया है। हर लेवल में पीएचसी से लेकर टर्शरी हॉस्पिटल तक क्या होता है? डिलीवरी हॉस्पिटल में ज्यादा की जा रही है। चौथी चीज यदि हम बात करें तो वो होगा टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की बात। वैक्सीनेशन के कारण क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा नए बीमारियों से क्या हो रहे हैं? बच्चे बच जा रहे हैं। साफ सफाई बढ़ी है, तो जैसे कि हॉस्पिटल में आप देखोगे पहले क्या होता था? एक मैटरनल टेटनेस होता था, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनेस, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता था उसे सही ढंग से स्टेरलाइज नहीं किया जाता था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेटनेस फैलता था और बहुत महिलाओं बच्चों की डेथ हो जाती थी। अब ये मैटरनल टेटनेस कितना आ गया है? 0 आ चुका है। इसके बाद यदि हम बात करें ओवरऑल, क्या हमारे यहां
जो पानी और सैनिटेशन की सुविधा है वो बेटर हुई है। स्वच्छ भारत अभियान है, हर घर में जल योजना है, तो इसके तहत साफ पानी मिल रहा है। और साफ पानी से क्या होती है, बहुत सारे जो पानी से रिलेटेड बीमारियां होती है, वाटर बॉर्न बीमारियां, जिसमें मुख्यतः बच्चे और महिलाएं पीड़ित होती हैं, वो कम हो गई हैं। इन्हीं सारे के कारण क्या हो रहा है, जो जितने भी मृत्यु दर हैं लगातार कम होते जा रहा है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब भी भारत कोई नीति बनाने के स्टेज में आता है तो भारत ना हमेशा अव्वल स्थान पर आता है। ऐसा ही कुछ जनसंख्या में भी हुआ। तो हमारे नेताओं ने 1952 में ही सोच लिया था कि जो भारत की जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है वो एक बड़ा हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा। ठीक है, ये सोच लिया था। और इसी वजह से इन्होंने 1952 में पहली जो है जनसंख्या नीति ले आई। लेकिन क्या उसके बाद भी कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। याद कीजिए, हमने पढ़ा था 1951 से 1981 का जो समय था, इसमें क्या हुआ था, हमने पॉपुलेशन की जो वृद्धि हुई है, जनसंख्या की वृद्धि भारत के किन किन चरणों में हुई है उसको पढ़ा है। तो ये वाले जो 3 दशक थे 1951 से 81 तक, ये याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला फेज, यानी कि जनसंख्या का विस्फोट हुआ इन 3 दशकों में। यानी कि जनसंख्या की नीति होने के बाद भी यहां पर कुछ भी ढंग से हुआ नहीं और भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा बढ़ गई थी। यदि आपको फिगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था 1951 में कुछ 36 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी और 1981 में यह बढ़कर 68 करोड़ हो गई थी। ठीक है, फिगर देखिए, यदि आपको याद रहता है आप लिख देते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अब इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी, तो फिर से 2000 में क्या हुआ, एक नई जनसंख्या पॉलिसी लाई गई, एक जनसंख्या की नीति लाई गई। और इस बार क्या एम था, इस बार था कि हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है, रेगुलेट करना है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अब देखिए, कभी भी जब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, जनसंख्या को नियंत्रित करना है, तो कुछ चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जब भी जनसंख्या नीति की बात होगी, इन महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया जाएगा, तभी और तभी जनसंख्या नियंत्रित होगी। नंबर 1, एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन के ही साथ आता है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता किसके बारे में, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में, कि महिलाओं की जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना है, नंबर 1। दूसरी, कि बच्चे क्या हैं, अर्न्स टू मीन्स टू अर्न मनी नहीं है, लेकिन बच्चे क्या हैं, आपको 1-2 बच्चों के बीच में एक समय रखना है ताकि महिलाएं की स्वास्थ्य खराब ना हो। दूसरी चीज, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना है, कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज कर सकते हो। ये जागरूकता फैलानी है और एजुकेशन लानी है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट आता है फीमेल एजुकेशन का, क्योंकि यदि महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखती हैं कि ये सारे जो महत्वपूर्ण चीज है उनका पौष्टिक लेवल ज्यादा हो, बच्चों का हेल्थ ज्यादा अच्छा हो, जिससे बच्चों की डेथ ना हो। और बच्चों की डेथ ना हो तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कम बच्चे में भी लोग चला लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर जो है, इसी से रिलेटेड जो हमने बात करी, फीमेल एजुकेशन के बारे में। अब देखिए, इसके अलावा क्या हम बात करेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। लोगों में शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो जाके फ्रीली दवाई दुकान या आंगनवाड़ी सेंटर, आशा वर्कर से कॉन्ट्रासेप्टिव्स की डिमांड करें। इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, यदि हम तीसरी बात करें तो क्या होनी चाहिए, हमें सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, इनका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सोशल विकास। क्योंकि होता क्या है, एक चीज नोटिस की गई है कि जब भी किसी का इनकम लेवल और सोशल लेवल एक बार समाज में आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति है ऊपर उठ जाती है,
तो उसके बाद आमतौर पर ज्यादा बच्चे कर कर वो पूरी की पूरी सोसाइटी अपना सामाजिक स्तर नीचे नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि अपने लेवल का इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सके, यदि महिलाएं जॉब कर रही हैं तो वो उसे कंटिन्यू कर सके। तो ये जो बेसिक फैक्टर है, साथ ही साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। किसकी हेल्थ पर? बच्चों की हेल्थ पर और मैटरनल हेल्थ पर, साथ ही साथ वैक्सीनेशन में भी। तो इन्हीं के कारण से आप देखोगे यहां पर क्या किया जाए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सरवाइव करें, और जो मातृ स्वास्थ्य है उन पर ध्यान दिया जाए। ये मेजर लक्ष्य होगा। जब ये किया जाएगा तभी क्या होगी, पॉपुलेशन स्टेबलाइज की जाएगी। ठीक है, इन से क्या किया जा रहा है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें गर्भ निरोध यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल हो, कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेडिसिन हो सकती हैं, आईपिल, कॉपर टी जैसा हो सकता है, या सिंपल कॉन्डम्स यूज किए जा सकते हैं। इनको अवेलेबल कराना कम कॉस्ट पर, लोगों की जो मेंटल बैरियर है कि उसके बारे में बात नहीं करना, उसे हटाने का प्रयास किया गया है यहां पर। और फाइनली कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य, उसके बारे में बात करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे क्या क्या लक्ष्य किए गए। सबसे पहले क्या किया गया, लॉन्ग टर्म जो हमने ऑलरेडी बात करें कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके, एक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, मिड लेवल पर हम बात करें तो 2010 तक जो कुल प्रजनन दर है वो 2.1 हो जाए। 2.1 यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच जाए, लेकिन 2010 तक ये नहीं पहुंच पाया। तो ये वाला लक्ष्य फेल हो चुका है। लेकिन 2010 की जगह 2020 में ये लक्ष्य भारत ने अचीव कर लिया है। ठीक है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या था कि यदि हमें जनसंख्या को तुरंत कम करना है तो नए बच्चे कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी बर्थ कंट्रोल डिवाइस हैं वो ज्यादा इजीली अवेलेबल कराए जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हुआ, 2 संगठनों का गठन हुआ। सबसे पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, और फाइनली नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड है। एक जो है पैसे के रूप में हेल्प करता है, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेल कराना है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना सरकार द्वारा, ग्रांट्स देना एनजीओस को, ये सारा ये फंड से ही पैसा जाता है। और एक कमीशन बनाई गई जिसे फिर प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि भारत की जनसंख्या किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और फाइनली यदि हम बात करें, कुछ और छोटे छोटे लक्ष्य थे, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम होगी तभी क्या होगा, लोग कम बच्चे पैदा करेंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तुरंत जैसे ही वो पैदा हो 1 साल के अंदर मर जाएंगे, तो जो पेरेंट्स होंगे वो ज्यादा बच्चे के लिए ही ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। ये कितना टारगेट था, ये 70 से गिराकर 30 पर 1000 हमने देखा है। तो ये आज की डेट में कितना पहुंच चुका है, 28। यानी कि ये वाला टारगेट हम आज की डेट में 2020 के डेटा के हिसाब से अचीव कर चुके हैं। ऐसे ही जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसे भी कम करके कितना, 100 लाना, 1 लाख में से 100 लाना, ये भी आज की डेट में 97 पहुंच गया है। तो ये भी हम अचीव कर चुके हैं। इसके बाद एक हमने ऑलरेडी बात करी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 पहुंच जाए, वो भी हम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो एजुकेशन के माध्यम से क्या होगा, लॉन्ग लेवल पर सारे चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में प्रोवाइड किया जाए, ये हम देखेंगे। ये भी आज की डेट में आर्टिकल नंबर 21A है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसके बाद यहां पर जितनी भी बर्थ हुई है, जितनी भी डेथ रेट हुई है उनका सारा रजिस्ट्रेशन किया जाए, और फाइनली वैक्सीनेशन किया जाए, टीकाकरण किया जाए जिसका भी अवेलेबल है महत्वपूर्ण बीमारी से, ताकि जो डेथ रेट है बच्चों की और मैटरनल यानी कि मातृ की जो रिप्रोडक्टिव फेज में डेथ होती है वो ना हो। ठीक है, ये सारे के माध्यम से क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने के लिए सरकार नीति बना रहा है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, जब भी आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे रहा हूं
पॉपुलेशन किसी भी एरिया की किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सबसे पहले आता है बर्थ रेट, दूसरे नंबर पर आता है डेथ रेट, तीसरे नंबर पर आता है माइग्रेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बर्थ रेट को नापने के लिए क्या इंडिकेटर है सबसे इंपॉर्टेंट? बर्थ रेट या क्रूड बर्थ रेट। इसके अलावा एक जो आता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कुल प्रजनन दर। डेथ रेट नापने के लिए भी अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि अंडर 5 या आप बोल दो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। तीसरे नंबर पर आता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। हमने ऑलरेडी माइग्रेशन के बारे में भी पढ़ लिया। माइग्रेशन हमने पढ़ा 2 प्रकार से होते हैं, एक पुल बेस्ड होता है, एक पुश बेस्ड होता है, और ये दोनों फैक्टर एक आंतरिक स्तर पर होता है इंटरनल माइग्रेशन, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं हमने पढ़ लिया है, ये जो थ्योरी है हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इसी के साथ हमारा जो है सेंसस 2011 जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था, उसके साथ हमने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन कवर करी, वो है खत्म हो चुका है। अगला वीडियो जो होगा वो हम कुछ अदर छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे रेस के बारे में, जिसमें अलग अलग टाइप की रेस होती है, नॉर्डिक्स होती है, मेडिटेरेनियन होती है, मंगोलॉइड होती है। ये रेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे। फिर हमारा पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। डू लेट मी नो कि आप आगे क्या चाहते हो मैं स्टार्ट करूं, नंबर 1। और क्या आप चाहते हो कि मैं कोई आंसर्स जो हम कवर आउट किए हैं इससे पुराने टॉपिक से आंसर राइटिंग करें? तो हम 2-3 दिन आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन मूव इनटू अ न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।